हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन भारत की इस वेब सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज का जो आपका टॉपिक है, कुछ टॉपिक हो चुका था पिछले लेक्चर में और कुछ आज हो जाएगा। टॉपिक का आपका नाम था संगम काल और संगम काल का आज लेक्चर 2 है। पीछे हमने संगम काल में चेर राज्य, चोल राज्य और पांड्य राज्य के बारे में पढ़ा था। आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन तीनों राज्यों के दौरान यहाँ की संगमकालीन यानी कि इन तीनों राज्य या आप बोल सकते हो संगमकालीन प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे आज। संगमकालीन समाज कैसा था वो पढ़ेंगे आज। संगमकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी ये पढ़ेंगे आज। और संगमकालीन धार्मिक स्थिति कैसी थी ये भी पढ़ेंगे आज। और इन्हीं के बेस पे ये भी होता है कि सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये भी आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपका लेक्चर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का, डायरेक्ट आईएएस पीसीएस का दे रहे हो आप, कोई भी स्टेट का, या फिर आप जैसे ईपीएफओ के एग्जाम आए हुए थे, वो फॉर्म आए हुए थे, अगर उसका एग्जाम देना चाह रहे हो तब भी आपके लिए सीरीज बड़ी ही कारगर साबित होगी। तो इस सीरीज को आप कंप्लीट देखें और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप ऐप शिक्षा युग 2.0 से डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट हमारा बिल्कुल काफी अच्छा है, बहुत मेहनत की हुई है टीम के द्वारा और मेरे द्वारा काफी मेहनत की जाती है। आप कोई भी किसी भी एक लेक्चर का पीडीएफ आप देख सकते हो डाउनलोड करके, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में कितना अच्छा कंटेंट दिया गया है। तो संगमकालीन प्रशासन के बारे में आज पढ़ते हैं। तो हमने चेर राज्य, चोल राज्य, पांड्य राज्य पढ़ लिए थे। अब उन्हीं का एक संगठन संगम था। संगम के बारे में हम पढ़े थे, 3 संगम काल, 3 संगम हुए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनके बारे में पढ़ा था। बिल्कुल पीछे के लेक्चर में आप देखें, अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो। आज देखते हैं प्रशासन के बारे में। संगम साहित्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। एग्जाम में पूछ सकता है कि वहां की जो व्यवस्था थी प्रशासन की, वो गणतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक थी, पारिवारिक थी, यानी कि वंशागत राजा थे। बहुत से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी ना, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। चेर राज्य, चोल राज्य और पांडे, 3 राज्य थे। यहाँ पे आपने पढ़ा था, बाय मैप भी मैंने बताया था, मैप के माध्यम से भी पिछले लेक्चर में बताया था। तीनों राज्यों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी, तीनों में ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तीनों राज्य राजतंत्रात्मक होते हुए भी एक प्रकार के कुल संघ प्रतीत होते थे। इस प्रकार की व्यवस्था में राजा के कुल या वंश से संबंध वयस्क पुरुष ही राजकारी में भाग लिया करते थे। जो जवान हो गए यानी कि जो वयस्क हो गए वो ही भाग लिया करते थे। महिलाओं को यहाँ भाग लेने की अनुमति नहीं थी, महिलाएं यहाँ भाग नहीं लेती थी। राजा का पद वंशानुगत था, वंश के अनुसार राजा है, उसका पुत्र है, फिर वही राजा, जो राजकुमार होता है वो राजा बनेगा, अगले पीढ़ी में उसका पुत्र राजकुमार बनेगा। वंश के अनुसार ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। पुरुष ही राजा बनता था। संगम साहित्य में किसी भी महिला शासक का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब है कोई भी महिला यहाँ पे शासक नहीं हुई है। मध्यकालीन भारत में चल के रजिया सुल्तान पहली महिला शासक होती है। सिद्धांत राजा सर्वशक्तिमान और निरंकुश था सिद्धांत, लेकिन आम समाज में ऐसा प्रतीत नहीं किया जाता था कि राजा निरंकुश है। ये सिर्फ ऐसा है, लिखा है। उसकी सत्ता पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं था, परंतु व्यवहार में राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। लेकिन व्यवहारिक तौर पे राजा स्वेच्छाचारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आम जनता से लगाव होता है। आम जनता अगर असंतुष्ट है तो विद्रोह कर देगी, और विद्रोह कर देगी तो राजा को पद से हटना पड़ेगा। तो यही कंडीशन होती थी। आज भी जनता विद्रोह करती है। हमारे सीएम साहब होते हैं, पीएम साहब होते हैं, किसी भी स्टेट में आप देख लो, वहां से जनता संतुष्ट नहीं है तो आंदोलन आज भी हो जाते हैं। तो ये व्यवहारिक स्थिति में ऐसा नहीं था, स्वेच्छाचारी नहीं थे। परंपराओं, ब्राह्मणों और मंत्रियों, विद्वानों तथा मित्रों की सलाह अनुसार वह अपने कार्यों को संपादित करता था। कोई भी कार्य अगर राजा को करना है, वो जो परंपराएं चल रही थी उनको भी ध्यान में रखा जाता था। ब्राह्मणों से भी सलाह ली जाती थी समाज के लिए, मंत्रियों से भी सलाह ली जाती थी, विद्वानों से भी सलाह ली जाती थी, और कुछ अपने मित्र होते थे उनसे भी सलाह ली जाती थी। सभी से सलाह सामंजस्य करके, सलाह करके फिर ही कोई निर्णय लिया जाता था। प्रजा है वो राजा को अपना आदर्श मानते थी, इसलिए राजा उनके सामने एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करता था जिसका अनुकरण वे कर सकें। अगर राजा अच्छा है, अच्छा अपना
मतलब व्यवहार आम जनता में अच्छी तरह से प्रकट करेगा तो जनता उनको अपना आदर्श मानती है, जनता भी संतुष्ट होगी कि हमारा राजा बहुत उचित तरीके से काम करता है, हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो ऐसा होता था। राजा सामान्यतः एक विजिगीषु यानी कि विजेता के आदर्शों का अनुकरण करता था, यानी कि वो एक विजेता है, जनता उसको एक इज्जत की दृष्टि से देखे। प्रत्येक राजा 7 राजाओं को परास्त करके उनके मुकुटों की माला पहनकर अपनी स्थिति ऊंची करना और अधिराज की स्थिति प्राप्त करना चाहता था। कोई भी राजा था वो चाहता था कि मेरे जो क्षेत्रीय राजा हैं, मैं उन कम से कम 7 राजाओं को हराकर उनके मुकुट छीनकर और अपने हार में पहनूं, अपने यहाँ पे मुकुटों की माला बनाकर पहने, और जिससे लगे कि ये सबसे बड़ा राजा है। सभी के मन में यही लालच था, यानी कि यहाँ के जो राजा थे वो ये मान के चलो आप युद्ध के प्रेमी थे। इस भाव से, इस बात से भाव पता चलता है कि राजा हैं वो युद्ध प्रेमी थे। चक्रवर्ती राजा के लिए दिग्विजय होना आवश्यक था। दिग्विजय का मतलब था सभी दिशाओं से उसको जीतना आवश्यक था। वो चक्रवर्ती राजा माना जाता था, सभी दिशाओं से यानी कि सभी क्षेत्र से वो विजेता होना चाहिए, वो दिग्विजयी होगा। और सम्राट चक्रवर्ती राजा वही होता था, यानी कि पूरे क्षेत्र पर वो विस्तार करे, पूरे क्षेत्र पे वो शासन करे। ठीक है। और उसके बाद वो एक अश्वमेध का भी आयोजन करते थे। चक्रवर्ती राजा अश्वमेध का भी आयोजन किया करते थे। गांव में मनरम नाम की एक संस्था होती थी। आज के समय जैसे पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, इसी प्रकार से एक मनरम नाम की संस्था होती थी जो गांव से संबंध समस्याओं पर विचार करती थी। इसकी बैठक सामान्यतः गांव में पेड़ के नीचे होती थी। अब भी कई गांव में आप देखते हो बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ ऐसे होते हैं, अब भी गांव में कहीं कहीं देखने को मिल जाती। गांव की कोई सभा होती तो उसके नीचे बैठ के आज भी लोग ऐसे विचार विमर्श करते हैं। अब तो चलो ये पिछली 5-10 साल से सरकार ने पंचायत भवन वगैरह बनवा दिए हैं, लेकिन अब भी किसी किसी स्टेट में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि अब भी गांव में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ के अब भी ऐसे विचार विमर्श किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। जो न्याय व्यवस्था थी उसका सुप्रीम पावर कौन था? राजा ही था। वह सभा की सहायता से न्याय कार्य करता था। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट ही कोई न्याय करता था, सभा की सहायता से। और सभा का भी कर्तव्य था कि वो निष्पक्ष होकर अपनी राय प्रस्तुत करे। ऐसा नहीं है कि राजा साहब को कोई भी ऐसा अपना प्लान दे दे कि भाई ये तो अपने नजदीकी है, मेरा रिश्तेदार है, इसको माफ कर दो, इसने सजा चाहे इंसान को मार रखा हो। ऐसा नहीं था कि निष्पक्ष भाव से ही सबको सजा मिलनी चाहिए। और राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। सभा के सदस्यों से अपेक्षा की जाती थी कि वे न्याय कार्य संपादन में निष्पक्षता बरतें। सभा में दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार के मामले थे, यानी कि आपके जमीन जायदाद शराफत, और ये आपके फौजदारी यानी कि मारकाट या बोल सकते हो लड़ाई झगड़े जैसे भी हैं वो केस भी यहाँ दोनों प्रकार के मुकदमे होते थे। अपराधों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अपराधियों को कठोर शारीरिक दंड दिए जाते थे ताकि वो अपराध न कर सकें। मृत्यु दंड के अतिरिक्त गंभीर अपराधों के लिए अंग भंग की सजा भी थी। यानी कि ऐसा मान सकते हो, आज भी कई बार सुनने को मिलता है कि जो ऐसे ऐसे कंट्री हैं जहां पे अगर किसी ने गलत इरादे से हाथ लगा दिया तो उनका हाथ काट दिया जाएगा। वो गलत नजरों से देख रहा है तो पता नहीं है कि नहीं है, बताया जाता है। तो ऐसे अंग भंग यानी कि उसने गलत हरकत की, उसके अंग काट दिए, ऐसी हरकत आंखें निकाल ली, ऐसी हरकत कर दी जाती थी। सुदूर दक्षिण के तीनों राज्यों यानी कि चोल, चेर और पांडे ने सैन्य व्यवस्था पर पर्याप्त बल दिया। प्रत्येक राजा पेशेवर सैनिक व सुसज्जित सेना रखता था। प्रत्येक राजा था वो एक अपनी प्रोफेशनल सेना रखता था, परमानेंट अपनी सेना रखता था। ऐसा नहीं है कि किराए के टट्टू इकट्ठे कर लिए, नहीं, पेशेवर प्रोफेशनल सैनिक होते थे, प्रोफेशनल आर्मी रखते थे वो उस समय पे। इस काल के राजा युद्ध प्रेमी थे। पीछे के भावार्थ से भी हम समझ रहे थे कि यानी कि 7 राजाओं से विजय पाकर उनके मुकुटों की माला पहनना, यानी कि यही प्रतीत होता है कि ये युद्ध प्रेमी थे। शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनआरडी कहा जाता था। सेना के कप्तान को क्या कहा जाता था? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि सेना के कप्तान को क्या कहा जाता था? सेना के कप्तान को एनआरडी कहा जाता था। सेना को रथ, हस्ती, दल और घुड़सवार और पैदल सेना में विभाजित किया जाता था। रथ सेना, हाथी वाली सेना,
दल पैदल वाली और ये घुड़सवार और पैदल वाली सेना थी। सेना की जो अग्र टुकड़ी होती थी उसको तूसी बोलते थे, पीछे जो चलते थे उसको कुलय बोलते थे। जो आगे आगे जो सेना की टुकड़ी चलती थी उसको तुसी बोलते थे, और जो पीछे चलते थे उसको कुलय बोलते थे। आगे वाली टुकड़ी को तुसी और पीछे वाली को कुलय बोलते थे। ये ध्यान रखना, ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियां बनाई जाती थी, अब भी बनाई जाती हैं। अगर कोई जवान अपने शहीद हो जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर पे या जहां भी किसी भी बॉर्डर पे है, जैसे कि 99 में जो आपका कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जितने जवान शहीद हुए थे सभी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ऐसी ही मूर्तियां बनाई जाती थी जिसमें उनके नाम और उनकी उपलब्धियां अंकित होती थी। चोलों तथा पांड्यों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर वेलाल अर्थात धनी किसान होते थे। ये वेलाल होता है ना, ये धनी किसान को वेलाल बोलते हैं। जो चोल और पांड्य थे के शासन काल में जो सैनिक पदों पर वेलाल या धनी किसान थे। राजा अपने निवास स्थान की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करते थे, यानी कि महिलाओं को तैनात करके रखते थे अपने निवास स्थान पर। मतलब अपनी पूरी तरह से अमरीश पुरी की फीलिंग लेते थे। मूवी में देखा ना, आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें अमरीश पुरी महिलाओं की फौज रखते थे। जैसे वो भी ना, पीछे एक बगदादी का भी जिक्र आया था, जो एक तानाशाह थे बगदादी, उन्होंने भी ना महिलाओं की फौज इकट्ठी की हुई थी, उसकी बॉडी गार्ड थी जो महिलाएं थी। इस प्रकार ये भी ना अपने पूरे रंगीन मिजाज के थे, महिलाओं को तैनात करते थे। ये हम भी अमरीश पुरी से कम नहीं थे ये भी। कर प्रणाली या राजस्व, यानी कि कर प्रणाली कैसी थी और वहां जो खर्चे होते थे वो राजस्व किस प्रकार से प्राप्त किया जाता था। संगम काल में कृषि और व्यापार दोनों ही उन्नत व्यवस्था में थे। कृषि भी उच्च व्यवस्था में थी और व्यापार भी, दोनों ही उन्नत व्यवस्था में थे। इसलिए राज्य की आय का मुख्य साधन इन पर लगाए जाने वाले कर थे। कृषि पर भी कर लगा के और व्यवसाय पर भी कर लगा के राजस्व इकट्ठा कर लिया जाता था। भूमि कर नकद या अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। भूमि कर उसका, यानी कि जो भूमि के ऊपर जो कर लगता है उपज के ऊपर, या तो आप उसके जो आमदनी होती है उसमें से आप कुछ पैसे दे देंगे, नकद है, या फिर आप वहां पे जैसे कि आपके 10 क्विंटल गेहूं है तो आप 2 क्विंटल 1 क्विंटल जो भी उस टाइम का जो रेट होता था वो पे भेज दिया जाता था। दोनों रूपों में ये वैलिड था भूमि कर। संगम काल में युद्ध से लूटा हुआ धन भी, इस दौरान अगर युद्ध से जो धन लूटा है वो भी आय का एक मुख्य साधन था। किसी दूसरी राज्य से लड़ाई हो गई है और वहां से अगर कोई धन लूट लिया है तो वो भी अपना आय का साधन माना जाता था। कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वरीयमवारी होती थी और भूमि का उस इकाई से कर वसूलने वाला प्रभारी जो अधिकारी होता था उसको वरियार बोलते थे। क्या बोलते थे? ये इनकम टैक्स ऑफिसर था वरियार, वहां से जो टैक्स लगाता था इसको बोलते थे वरियार। ये आपका इनकम टैक्स ऑफिसर था कौन? वरियार। उस टाइम के इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलते थे वरियार। भूमि निवर्तन, उस निवर्तन क्या थी? उस समय की एक मापने की इकाई थी निवर्तन। ठीक है, उस टाइम की मापने की इकाई थी निवर्तन। इसकी इकाई निवर्तन थी। सुदूर दक्षिण में 2 अलग और इकाई भी थी, एक माँ और एक वेली। माँ मदर वाली माँ नहीं है क्योंकि इसके ऊपर वो चंद्र बिंदु नहीं लगा है। माँ और वेली भूमि के माप थे। यहाँ कर देने के लिए अनाज को अंबानम में तोला जाता था। ये अंबानम में तोला जाता, संभवतः यह बड़ा तोल था। ये कोई बड़ा तोल था जिसको अंबानम बोलते थे, अंबानम बोला जाता था। छोटे तोल के रूप में नाली, उलाकू या अलाक प्रचलित थे। छोटे तोल के लिए क्या क्या प्रचलित थे? नाली, उलाकू, अलाक। नाली, उलाकू, अलाक प्रचलित थे। और बड़े तोल के लिए क्या थे? अंबानम तोल का प्रयोग किया जाता था। बड़े तोल के लिए अंबानम तोल का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले तो सांस्कृतिक जीवन कैसा था? इन लोगों का सांस्कृतिक जीवन कैसा था वो भी हमें देखना जरूरी है। आर्य व आर्येतर संस्कृति तत्वों का समन्वय था, यानी कि आर्य लोगों की जो संस्कृति थी वो और आर्यों के बाद की जो संस्कृति थी वो यहां तक पहुंच चुकी थी। दोनों टाइप की संस्कृति यहां पे पहुंच चुकी थी। दक्षिण की संस्कृति में उत्तर भारत की संस्कृति के अनेक तत्व पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप रामायण और महाभारत की कथाएं इस युग में दक्षिण में प्रचलित थी। जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र में हुए हैं, जो कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुए, इनकी परंपरा यानी कि कहानियां भी वहां तक प्रचलित थी। तमिल राजाओं द्वारा महाभारत के सैनिकों को भोजन कराने, जो महाभारत में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनको भोजन कराने
शिव द्वारा त्रिपुर का विध्वंस, शिव की कथा, कृष्ण व असुरों का युद्ध, अरुंधति की पवित्रता, स्त्री के रूप में कल्पना, ऋणपत्र की अवधारणा, विवाह के प्रकार इत्यादि में उत्तर भारतीय संस्कृति का प्रभाव संगम साहित्य में स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर होता है। यानी कि जो उत्तर भारत की जो संस्कृति थी, जो ये जो आपकी वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था, वो दोनों संस्कृतियों का समन्वय यहाँ देखने को अच्छी तरह से मिल जाता है। जो यहाँ पे कंडीशन थी वो दक्षिण भारत में ये परंपराएं पहुंच चुकी थी। अब दक्षिण भारत यहाँ से कुछ अलग नहीं रहा था। अब देखते हैं महिलाओं की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति। ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं जो भी आप पढ़ोगे ना, किसी भी वंश किसी भी काल के दौरान, तो वहां पे एक पॉइंट ये अवश्य होता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी विवाह एक संस्कार माना जाता था, विवाह को एक संस्कार माना जाता था। तोल्कापियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः विवाह में लड़कियों की आयु 12 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में ये 18 और 21 है, और अब जो चर्चा चल रही है वो दोनों की 21 की चल रही है, लड़के की और लड़कियों की 21 होनी चाहिए। विवाह 3 प्रकार के थे। पंचतीर्ण प्रेम विवाह था, और दूसरा था कैकिण्य एक पक्षीय विवाह था। प्रेम पहला कौन सा था? पंचतीर्ण प्रेम विवाह, यानी कि पहले दोनों स्त्री और पुरुषों की एक सहमति होती थी, वो विवाह था। और ये जो आपका था कैकिण्य, ये एक पक्षीय विवाह था, एक तरफा। और तीसरा था पेरुनिंदन औचित्यहीन प्रणय, यह विवाह संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित था। ये वाला तीसरा था पेरुनिंदन, ये सबसे प्रचलित था। समाज में विधवा विवाह पुनर्विवाह का प्रचलन था। अगर किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको दोबारा शादी कर सकती है। अगर जिसने दोबारा शादी नहीं की हुई है तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। सामान्यतः महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन विधवा महिलाओं की, विडो वुमेन्स की स्थिति काफी दयनीय मानी जाती थी उस दौरान में। नर्तक और नर्तकियों तथा गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। इन्हें पाणर जो घूम घूम कर मनोरंजन करने वाले व्यक्ति को पाणर, व महिला को विडेलियर कहा जाता था। सती प्रथा का प्रचलन था। बहुत सी कवयित्री स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता, जैसे ओबेयर व नेचलियर। समाज में विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। उसे कई यातनाओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें बाल कटाना, आभूषण त्यागना और समारोह में भाग नहीं लेना, ऐसी कुछ प्रमुख कंडीशन थी। सती प्रथा प्रचलन में थी। विधवाओं की अगर किसी ने सती नहीं हुई है तो उनका बहिष्कार किया जाता था। हाँ, वैसे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इस कंडीशन में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। संगमकालीन समाज के बारे में देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था और कैसी थी। उत्तर भारत की तरह संगम काल का समाज भी वर्ण भेद था। ये भी क्या? वर्ण भेद पे आधारित था। ये वर्ण थे अरसर, यानी कि ये 4 वर्ण थे: शासक वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, किसान, व्यापारी और दस्तकार। कौन से? शासक, ब्राह्मण, किसान, व्यापारी और दस्तकार, ये 5 टाइप के वर्ण थे। संगम समाज में राजा के बाद ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। सबसे जो सर्वोच्च स्थान था वो राजा का था। सबसे उच्च पद पे किसको माना जाता था? राजा को। राजा के बाद किसको माना जाता था? ब्राह्मणों को। इसके बाद वेलाल, जो धनी व्यक्ति थे, वेलाल वर्ग का स्थान आता था, जो प्राय कृषि कार्य करते थे, किसानों का। फिर आता वेनिगर शब्द, जो कि व्यापारी। वेनिगर शब्द का उल्लेख व्यापारी वर्ग के लिए किया जाता था, किंतु इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ अच्छी नहीं मानी जाती थी। आज के समय पे जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनकी प्रतिष्ठा गवर्नमेंट जॉब से भी काफी अच्छी मानी जाती, क्योंकि पता है सबको कि बिजनेस में काफी पैसा है। लेकिन उस टाइम पे इनकी प्रतिष्ठा को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, वेनिगर यानी कि व्यापारी की स्थिति को। दस्तकारों का वर्ग पुलैन कहलाता था। दस्तकारों का जो वर्ग था उसको पुलैन बोलते थे, जो रस्सी काटना, पशु के चमड़े से चारपाई बनाना, चटाई बनाने का काम इत्यादि करते थे। यानी कि 4th क्लास इनको, यानी कि जिनको आपने पढ़ा पीछे कि एक जो शूद्र वर्ग के समान इनको माना गया है।
इस समय तक दक्षिण के राज्यों का आर्यकरण हो गया था तथा वैदिक यज्ञ, जो आर्य लोग थे जो मध्य एशिया से आए थे, वही प्रवृत्तियां यहाँ पे पहुंच गई थी तथा वैदिक यज्ञ होने लगे थे। ब्राह्मणों को दान में भूमि, घोड़े, रथ, हाथी, स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। तो यहां से ही यहाँ भी वही परंपराएं प्रचलित हो गई थी। इनको फ्री में मिल रहा, कोई टैक्स नहीं है, इनको मतलब मृत्यु दंड नहीं है, हमने पीछे के अध्याय में पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी पहुंच चुकी थी। इस युग में ब्राह्मण मांस खाते थे, इस युग में ब्राह्मण मांस खाते थे जो बिल्कुल गलत है। उस समय पे बहुत अच्छा था, और ताड़ी पीते थे जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। ऐसी कंडीशन थी, ब्राह्मण उस समय मांस खाते थे और ताड़ी भी पीते थे। संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी जिन्हें पाणर और विडेलियर कहा जाता था। संगम काल में अस्पृश्यता थी, लेकिन ये स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, विधवा स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। आमतौर पर स्त्रियों की स्थिति तो क्या थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन जो विधवा महिलाओं थी उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अस्पृश्यता भी थी यहाँ पे। संगम काल में अस्पृश्य था, यानी कि भागा इस किसी को हाथ मत लगाना, हाथ लगाने से अछूत माना जाएगा। अछूत मतलब आप समझते हो। लेकिन दास प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या संगम काल में दास प्रथा अवेलेबल थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्या संगम काल में दास प्रथा अवेलेबल थी, तो आपको आंसर देना है कि नहीं, उल्लेख नहीं मिलता है। संगम साहित्य में मृतक संस्कार विधियों के भी उल्लेख मिलते हैं, यानी कि मृत्यु के बाद किस किस संस्कार से उनका दाह संस्कार किया जाता था। अग्निदाह या समाधिकरण। अग्निदाह यानी कि अग्नि में अग्निदाह था, यानी कि आपको पता अब भी चलते हैं अग्निदाह। और समाधिकरण यानी कि जमीन खोद के जमीन में गड्ढा बना के उनको समा दिया जाता, समाधिकरण वो होती थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। विधवाओं की दशा दयनीय थी, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सती प्रथा का प्रचलन था, विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। लेकिन एक कौन सी चीज नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा का प्रचलन का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले, स्थिति संगमकालीन आर्थिक, यानी संगमकालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये आप समझते हो। ये आगे पीछे कैसे लिखी भाई, अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी? संगमकालीन साहित्यों में दक्षिण भारत की भूमि को, जो संगमकालीन जो साहित्य हैं उनमें दक्षिण भारत की भूमि को उर्वरा यानी कि उपजाऊ भूमि बताया गया है। क्या है? उपजाऊ भूमि बताया गया है, यानी कि अच्छी खासी उपज होती फसल की। फलतः संगमकालीन अर्थव्यवस्था सुचालित और आत्मनिर्भर थी। कृषि के अंतर्गत धान, गन्ना, रागी, कुल्थी, जौ प्रमुख फसलें थे। इस काल की कृषि के अतिरिक्त मछली उत्पादन, क्योंकि दोनों तीनों साइड से समुद्र का क्षेत्र लगता है। जहाजों का निर्माण, कलाई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। चेरों का राज्य काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल, भैंस आदि के लिए भी प्रसिद्ध था। चोलों के राज्य में कावेरी नदी के जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। कावेरी, क्या कावेरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं ना भाई, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। इसका प्रयोग भी, इसके जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। संगमकालीन राज्यों की मुख्य उपज चावल थी। मुख्य उपज कौन सी फसल थी? चावल थी, चावल उगाते थे। संगम काल में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय के बदले वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु। तो ये थी वस्तु के बदले वस्तु। अनाज विनिमय का सर्वाधिक स्वीकृत माध्यम था, यानी कि एक आदमी आया, मुझे चावल चाहिए, भाई तेरे पास क्या है? मेरे पास रागी है, तुम रागी दे दो, मैं तुझे चावल दे दूंगा। ऐसी परंपराएं थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु दे दी जाती थी। आयात के क्या क्या साधन थे? आयात करते थे बाहर से घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रांगा, शीशा, गदला, कांच, शराब, ये इत्यादि, पुखराज इत्यादि, यानी कि ये आयात करते थे। निर्यात क्या करते थे? मसाले ज्यादा निर्यात करते थे। वस्त्र निर्यात करते थे जिसमें वल्वल यानी विलासिता के सामान, कछुए की खोपड़ी, मोती इत्यादि ये
निर्यात करते थे। संगम काल में कृषि के अतिरिक्त संपन्नता का कारण बाह्य और आंतरिक व्यापार है, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ है, अच्छी फसल का उत्पादन होता है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार भी होते थे, ये भी यहाँ की स्थिति को सुदृढ़ करते थे। इस समय के दौरान बाह्य व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता था, यानी कि बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे उस समय पे थे। बड़े बड़े बंदरगाह इस काल में नगरों के रूप में प्रसिद्ध थे, जैसे कि तोंडी, मुसूरी, पुहार, सालीपुर इत्यादि प्रमुख बंदरगाह उसमें होते थे। माना जाता है कि यवन व्यापारी अपने जहाजों से यहाँ सोना लाते थे। ऐसा माना जाता है कि यवन देश के यवन व्यापारी अपने यहाँ जहाजों से सोना लाते थे और यहाँ से काली मिर्च, मोती, कीमती रत्न इत्यादि वस्तुएं यहाँ से ले जाते थे। और इसी दौरान यानी कि आधुनिक भारत की शुरुआत जब होती है तो मध्यकालीन भारत में जो विदेशी शक्तियां आती हैं वो मसालों के लिए ही आती हैं, जैसे काली मिर्च वगैरह ही यहाँ से ज्यादा निर्यात होती हैं। इस काल में सर्वाधिक व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था। सर्वाधिक व्यापार किसके साथ था? रोमन साम्राज्य के साथ था। रोमन सम्राट ऑगस्टस के सिक्के पुहार, मुजीरस और अरिकामे से मिले हैं। इस काल में उत्तर और सुदूर दक्षिण के बीच व्यापार का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आपस में व्यापार होता था, ऐसे भी यहाँ पे उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि वस्तु विनिमय भी होती है और कुछ मुद्राओं का आदान प्रदान भी होता है। जब यहाँ की कुछ मुद्राएं प्रचलन में थी वो दक्षिण में मिलेंगी और दक्षिण की मुद्राएं अगर उत्तर में मिलेगी, तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे एक दूसरे से व्यापार हुआ करते थे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में जिस मार्ग का संकेत मिलता है वह गंगा घाटी से गोदावरी घाटी तक जाता है। यह दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था, इसको बोलते थे दक्षिणापथ। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग के अनेक नाम गिनाए हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापार के अधिकांश मुद्दे विलास की वस्तुओं के लिए होते थे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत के जो भी व्यापार होते वो विलास की वस्तुओं के लिए होते, जिसमें मोती रत्न, स्वर्ण उत्तम, जिसमें मोती रत्न थे, स्वर्ण जो उत्तम किस्म का होता था यानी कि सोना, वस्त्रों का भी व्यापार यहाँ पे होता था। उत्तर के उत्तरी काली मृद भांड सुदूर दक्षिण में भी पाए जाते हैं। जो उत्तर भारत के जो मृद भांड है वो दक्षिण भारत में भी बहुत लोकप्रिय थे, वहां भी पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में भी आहत सिक्के, जिनको पंचमार्क सिक्के बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पंचमार्क सिक्के, यानी कि ठप्पा लगाकर जो सिक्के बनाए जाते थे, मुहरे। इस काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक थी। इस दौरान पश्चिमी तट से व्यापार ज्यादा होता था या पूर्वी तट से? बोलो। आप कहोगे सर पश्चिमी तट से, क्योंकि पश्चिमी तट पे बंदरगाहें ज्यादा हैं, और बंदरगाहें ज्यादा तभी हैं जब यहाँ पे व्यापार ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ज्यादा व्यापार होता था। नोरा, तोड़ी, मुसीरी, मुरीडी आदि बंदरगाह पश्चिम तट पर अवस्थित थे। तिरुकाम्युलियर नामक स्थान चेर, चोल और पांड्य राज्य के संगम स्थल के रूप में था। इस काल में रोम के अतिरिक्त सबसे ज्यादा किससे व्यापार होता था? सबसे ज्यादा रोम से व्यापार होता था, सबसे ज्यादा रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त ये मिस्र से भी, अरब से भी, चीन से और मालदीव के साथ भी व्यापार होते थे। ऐसा नहीं कि आपने कोई नई खोज की है विदेशों से व्यापार करने की, बहुत परंपरा, बहुत प्राचीन काल में भी ऐसे व्यापार हुआ करते थे। कभी आप ऐसा सोचो कि आपने खोज कर दी, नहीं। संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? धार्मिक स्थिति या धार्मिक व्यवस्था। संगम काल में मुख्य रूप से 3 धर्म थे। ब्राह्मण धर्म को मानने वाले, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले और जैन धर्म को मानने वाले। इस काल तक दक्षिण भारत में वैदिक यज्ञ की शुरुआत हो चुकी थी। वैदिक साहित्य, वैदिक जो समाज था, वैदिक समाज की जो संस्कृतियां, जो विचारधाराएं थी, वो दक्षिण भारत में पहुंच चुकी थी। इस युग में कर्म का संबंध कर्म कांडों और कतिपय आध्यात्मिक अवधारणाओं से था। उनके कर्मकांड का संबंध जीवात्मावादी और मानव रूपी देव पूजा के विधियों के रूप में था। दक्षिण भारत के प्रमुख देवता थे मरुगन यहाँ के दक्षिण भारत के प्रमुख देवता थे। मरुगन का एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है। मुरुगम का प्रतीक मुर्गा था। मुरुगम का प्रतीक क्या था? मुर्गा था। मुरुगम की उपासना में किए जाने वाले नृत्य को वेलनाडल कहा जाता था। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। प्रतीक क्या था? मुर्गा था। दक्षिण भारत का प्रमुख देवता मुरुगन था, इसका प्रतीक क्या था? मुर्गा था।
और नृत्य क्या था, वेलनाडल। संगम काल में पहाड़ी क्षेत्र के शिकारी पर्वत देव के रूप में मुरुगन की पूजा करते थे। शिकारी थे ना वो पर्वत देव के रूप में, ये पॉइंट जरूरी हो जाता। भाई किसकी पूजा करते थे, मुरुगन की पूजा करते थे। मछुआरे तथा तटवर्ती क्षेत्र के लोग वरुण की पूजा करते थे। तटवर्ती क्षेत्र ध्यान रखना, शिकारी पर्वत के क्षेत्र थे वो मुरुगन की पूजा करते थे, और जो मछुआरे थे ना जो समुद्री तट पे रहते थे, मछुआरे और समुद्री तट पे रहने वाले, वो वरुण की पूजा करते थे। इसके साथ ही जो किसान लोग थे वो इंद्रदेव मरुद्रम की यानी कि इंद्रदेव की पूजा करते थे। और मरियम्मा उस समय मरियम्मा शीतला माता थी जो चेचक से संबंधित थी, जिनको चेचक की देवी माना जाता था। शीतला माता कहाँ पड़ता, शीतला माता मंदिर गुड़गांव, जिनको चेचक की देवी माना जाता है मरियम्मा। संगम काल में शिव, अर्धनारीश्वर, अनंत साई विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की उपासना भी लोकप्रिय थी। ये एक पॉइंट जरूरी है, कोरावई। कोरावई विजय की देवी थी। उस समय विजय की देवी किसे माना जाता था, कोरावई को। संगम युग के दौरान बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का भी साथ साथ विकास हुआ। हिंदू धर्म यानी कि जो ब्राह्मण धर्म तो था ही था, इस दौरान यहाँ पे जैन धर्म बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ, लेकिन ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के अंतर्गत ही इनका प्रसार हुआ। संगम काल में लोगों का कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद पर विश्वास था। उस दौरान ये कर्म को भी मानते थे, पुनर्जन्म को भी मानते थे, और भाग्यवाद को भी मानते थे। एक वन देवी यानी कि वन की देवी, जंगल की देवी, वन की देवी, जिसकी प्राय दुर्गा देवी के रूप में तुलना की जाती थी। आर्थिकरण के प्रभाव से शिवाख्यान, कामनावतार, रास लीलाएं आदि कथाएं प्रचलित थी। कला एवं स्थापत्य, ये पॉइंट भी एक जरूरी होता है कि उस समाज में कला एवं स्थापत्य, वहां के लोग कैसे रहते थे, उनके भवन निर्माण की कला कैसी थी, मंदिर निर्माण की कला कैसी थी, ऐसे पॉइंट बहुत जरूरी हो जाते हैं। धनी वर्गों के घर तो ईंट व चूने के बनाए जाते थे। जो धनी पैसे वाले बिजनेसमैन हैं उनके घर चूने व ईंट के बनाए जाते थे, जबकि निर्धन जो वर्ग थे वो घास की झोपड़ियों में रहते थे। दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र बनाए जाते थे। नगर निर्माण सुनियोजित ढंग से होता था। नगर निर्माण की प्रचलित परंपराओं का पालन किया जाता था। वहां जो परंपराएं थी उनके अनुसार नगरों का निवास स्थान बनाया जाता था। नगरों की सुरक्षा के लिए प्राचीर यानी कि खाई का निर्माण किया जाता था। उनके चारों तरफ गहरी खाइयां खोद दी जाती थी ताकि बाहरी चोर उचक्कों से बचाव किया जा सके, बाहर के कोई व्यक्ति चोरी न कर सके। पुहार नगर का विशद वर्णन संगम साहित्य में मिलता है। नगर दो भागों में बसा हुआ था। नंबर 1 में था समुद्र तटीय भाग, जो व्यापारियों के लिए, कारीगरों के लिए, यवनों की बस्तियों जिनमें दुकानें वगैरह थी, और नंबर 2 में बाजारें। ये कुछ इस प्रकार के भवने थे। इसके आगे ये अपना टॉपिक हो जाता है आपका कंप्लीट। ये अपना संगम काल था। संगम काल अपना हो गया है आज के दिन कंप्लीट। अगला टॉपिक हम और पढ़ेंगे, देखते हैं कल का टॉपिक क्या है फिर। तो ये हमने आज के टॉपिक में पढ़ा कुल मिला के अपना प्राचीन भारत का। आज का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 18 का था, और संगम काल का 2 था। ये हमने आज देखा। ये एक बार लेक्चर देखने के बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार जरूर देखें। कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, वो अपनी हैंड रिटन नोट्स यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन ये खुद भी ये अपने नोट्स हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, आगे आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।